वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत आज हम सामान्य जानकारी देखेंगे। सामान्य जानकारी में सबसे पहले ध्वनि। ध्वनि में भाषा की वह छोटी से छोटी आवाज ध्वनि कहलाती है। आवाज या इकाई, उसको ध्वनि कहते हैं। जब हम मुख से ए, आ, ई, कै, खे, गे आदि बोलते हैं तो ये ध्वनि के अंतर्गत माने जाते हैं। अब जो मनुष्य मुख से उच्चारित करता है ध्वनि को, उसको तो सार्थक ध्वनि माना जाता है, सार्थक ध्वनि। और जो पशु पक्षी मुख से उच्चारित करते हैं उसको निरर्थक ध्वनि माना जाता है। उसके बाद में वर्ण आता है। तो वर्ण में मुख से जो ए, आ, ई, कै, खे ध्वनियों को बोलकर हम उनको लिखित रूप दे देते हैं, लिखित रूप दे देते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। और जैसे कै, है, गे आदि ये वर्ण के अंतर्गत माने जाते हैं। यानी जिस ध्वनि के और अधिक टुकड़े नहीं किए जाए वह वर्ण कहलाता है। जैसे कै जोड़ ए, इससे आगे अब इसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में तीसरा आता है अक्षर। अक्षर क्या होता है कि जब हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो जिस ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण श्वास के एक ही झटके से हो जाता है। जब हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं और उसका उच्चारण श्वास के एक ही झटके में हो जाता है, उसे हम अक्षर कहते हैं। जैसे में देखते हैं तो जैसे आम, आम शब्द, तो एक ही झटके में इसका उच्चारण हो जाता है। और ये जो अंत में स्वर रहित मकार का उच्चारण होकर श्वास के एक ही आघात के साथ में आम बोला जाता है। और इसमें ऐसे और भी उदाहरण होते हैं जैसे स्नान, काम आदि। इसके बाद में आता है चौथा आता है शब्द। शब्द क्या होता है? शब्द दो या दो से अधिक वर्णों का जो सार्थक समूह होता है, दो या दो से अधिक वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उसे हम शब्द कहते हैं। अब शब्द है वो दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्दों का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसका कोई न कोई अर्थ स्पष्ट होता है, उनको हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे समाज, समाज। अब हम इसका विश्लेषण करते हैं तो से जोड़ ए जोड़ मैं जोड़ आ जोड़ जे जोड़ ए, इस तरह से इसका वर्गीकरण हो जाएगा। तो जो दो से अधिक वर्ण होते हैं उनको, उनका सार्थक समूह होता है, उनको शब्द कहते हैं। शब्द दो, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्दों का अर्थ निकलता है। अब उसके बाद में आता है निरर्थक शब्द। तो जब किसी वर्ण समूह को स्वतंत्र रूप में प्रयोग करने पर कोई निश्चित अर्थ प्राप्त नहीं होता है, निश्चित अर्थ प्राप्त नहीं होता है, उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे चाय वाय, चाय वाय, इस शब्द का कोई भी अर्थ
प्रकट नहीं हो रहा। इसी तरह से रोटी बाटी, रोटी बाटी। और भी शब्द देखते हैं तो जैसे डचम, डचम, ये जो शब्द है इनका कोई भी अर्थ प्रकट नहीं होता है। उसके बाद में पांचवा आता है पद। पद क्या होता है? जब किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जाता है और वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित हो जाता है और उसको व्याकरण के रूप मिल जाता है तो उसे पद कहते हैं, पद कहते हैं। जैसे एक शब्द है पुस्तक, एक शब्द है पुस्तक, ये एक शब्द है। अब इसको हम वाक्य के अंदर प्रयुक्त कर लेंगे तो वह वाक्य बन जाएगा। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। अब इसका है अर्थ एकदम स्पष्ट हो गया, उसको बोलते हैं पद। उसके बाद में छठवां है वाक्यांश। वाक्यांश क्या होता है? जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्द आपस में मिलते हैं परंतु पूर्ण वाक्य नहीं बन पाता है तो शब्दों का समूह वाक्यांश कहलाता है। जैसे ईश्वर में विश्वास करने वाला, ईश्वर में विश्वास करने वाला, ये जो पद आते हैं, शब्द आते हैं, इनको हम वाक्यांश कहते हैं और इनका अर्थ स्पष्ट करना पड़ता है। जैसे ईश्वर में विश्वास करने वाला, आस्तिक, इस तरह से अर्थ स्पष्ट हो जाता है। फिर 7 नंबर पे आता है वाक्य। और वाक्य हम किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्द आपस में मिलकर किसी निश्चित अर्थ या भाव को प्रकट करते हैं उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। जब दो पद मिल जाते हैं और सार्थक शब्द अर्थ प्रकट करते हैं उसे हम वाक्य कहते हैं। उसके बाद में 8 नंबर पे आता है हल, या उसको बोलते हैं हलंत। जब किसी व्यंजन में स्वर का अभाव होता है तब वह व्यंजन आधा माना जाता है, यानी स्वर नहीं पाया जाता है तब उसमें व्यंजन है वो आधा पाया जाता है। इसे प्रकट करने के लिए व्यंजनों के नीचे तिरछी रेखा खींची जाती है। उसके नीचे तिरछी रेखा, जैसे क है और क के नीचे ये लाइन खींच दी गई तिरछी रेखा, उसी को हम हल या हलंत कहते हैं। हल या हलंत। 9 नंबर पे है शिरो रेखा। शिरो रेखा उसे कहते हैं जब किसी शब्द को लिपिबद्ध करते समय, लिपिबद्ध करते समय यानी लिखते समय उसके ऊपर जो लाइन खींची जाती है, यानी उसको सार्थक रूप दिया जाता है। जैसे राम लिखा और राम के ऊपर जो एक लाइन खींची, ये उसको हम शिरो रेखा बोलते हैं। 10 नंबर पे आता है अनुनासिक। अनुनासिक स्वर जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु है, नाक और मुंह है, नाक और मुंह है, दोनों से एक साथ प्रकट होती है, उन्हें हम अनुनासिक बोलते, अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। और वर्ण का जो प्रत्येक अक्षर होता है, यानी वर्ग का जो प्रत्येक अक्षर 5वां अक्षर होता है, वर्ग का जो प्रत्येक 5वां अक्षर होता है, जैसे अड़े, ये, अणे, ने, मैं, ये जो 5वां अक्षर है वर्ग का, उसको हम चंद्र बिंदु के द्वारा भी, चंद्र बिंदु के द्वारा भी प्रकट कर सकते हैं। उन्हें जैसे गांव, गांव, ऊंट, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद में आता है
अनुस्वार। और अनुस्वार हम उसको कहते हैं जिसमें जब किसी वर्ण का उच्चारण केवल नाक से ही होता है, केवल हम नाक से ही बोलते हैं, तब उसे हम अनुस्वार कहते हैं। इसमें भी वर्ग का जो पांचवा अक्षर है, यानी वर्ग का प्रत्येक अक्षर का पांचवा अक्षर, यानी वर्ग का पांचवा अक्षर, जैसे अड़े, ये, अणे, ने और मैं, इस तरह के जो शब्द हैं उनको हम अनुस्वार बोलते